नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स का जो पहला पेपर है, उस पेपर के अंतर्गत हम स्थैतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण की बात कर रहे थे। स्थैतिक विश्लेषण किस प्रकार से समय बिंदु के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, प्रायोगिक विश्लेषण किस प्रकार से हम एक समयावधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, प्रक्रिया पथ का अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं का। तो इसमें हम अध्ययन कर रहे थे, पहले हमने व्यष्टि आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर लिया और व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की पढ़ लिया। आज अब हम पढ़ेंगे समष्टि आर्थिक स्थिति की। समष्टि आर्थिक स्थिति की यानी कि समष्टि आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? समष्टि आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है कि समष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन एक समय बिंदु पर करना। ठीक है, एक समय बिंदु पर करना, जहाँ अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के विकास की गति निश्चित है। ठीक है, ये विकास गति निश्चित है और नियमित गति है। ठीक है, और वहाँ मैंने कहा कि गति तो है, गति की दर जो है वो समान दर है। मैंने कहा अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव तेजी से नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने कांस्टेंट, हमने कुछ चीज़ें मान के चल ली हमने कि ये तमाम चीज़ें हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यानी कि अर्थव्यवस्था विकास तो कर रही है, अर्थव्यवस्था आगे तो बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित दर से, निश्चित गति से आगे बढ़ रही है। खैर, तो इस प्रकार से तीसरा प्रकार है व्यष्टि आर्थिक स्थिति की, समष्टि आर्थिक स्थिति की। जिस प्रकार से हमने व्यष्टि आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से हम समष्टि आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। समष्टि आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? यहाँ समष्टि क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। समष्टि क्रिया में हम एग्जाम्पल लेंगे राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से हमने व्यष्टि आर्थिक स्थिति के अंतर्गत एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल लिया था, एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का, और हमने ये बताया था कि किस प्रकार से मांग फलन और पूर्ति फलन की सहायता से या मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, और उस कीमत का निर्धारण एक समय बिंदु पर कैसे किया जाता है, उसे हम साम्य बिंदु कहलाता है, जो व्यष्टि आर्थिक स्थिति के नाम से जानता है। अब यहाँ हम समष्टि आर्थिक स्थिति के लेंगे। समष्टि आर्थिक क्रिया अर्थात राष्ट्रीय आय का निर्धारण एक समय बिंदु पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण समग्र मांग फलन समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन की सहायता से किया जाता है। समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन की सहायता से किया जाता है। समष्टि आर्थिक स्थिति यानी कि समष्टि आर्थिक स्थिति का अर्थ है कि समष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन एक समय बिंदु पर किया जाना। तो मैंने कहा कि यह हम एग्जाम्पल लेंगे, एक देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना, और राष्ट्रीय आय का निर्धारण यानी कि समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन की सहायता से किया जाता है। तो ये 45 डिग्री के अंतर्गत अल्पकालीन फंक्शन मान लेंगे y बराबर c प्लस है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, ये कहलाता है O x y। यहाँ पर हम लेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, या हम y भी कह सकते हैं। यहाँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि समग्र जो पूर्ति फलन है हमारा वो c प्लस s से, समग्र मांग है हमारी y बराबर c प्लस i से। ठीक है, और ध्यान रखिए ये हमारा उपभोग फलन है c। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर देंगे हम c प्लस i, डिमांड फंक्शन c प्लस i। C प्लस आई, ये हमारा ई बिंदु है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जहाँ समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन दोनों बराबर, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर है। ई बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ई बिंदु हमारा जो है साम्य बिंदु कहलाता है, संतुलन बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण वाई, ठीक है, आय का निर्धारण, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा कि ये समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हमारा एग्जाम्पल है। समष्टि आर्थिक क्रिया का अध्ययन हम कर रहे हैं, समष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिनका संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से है, पूरी इकोनॉमी से है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय का हम एग्जाम्पल
लेते हैं। तो ये हमारा समग्र मांग फलन है, हमारा समग्र पूर्ति फलन है, दोनों एक बिंदु में काट रहे हैं। तो ये हमारा इस बिंदु पर राष्ट्रीय का निर्धारण हो रहा था। ये है समष्टि आर्थिक स्थिति के नाम से जाना जाता है, ये समष्टि आर्थिक स्थिति के नाम से जानी जाती है। ये हमारा ठीक है। यानी कि अब मैंने कहा कि अल्पकाल में समग्र पूर्ति फलन तो कांस्टेंट रहता है, समग्र मांग फलन में वृद्धि होती है। जब हम इसका नेक्स्ट तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम समग्र मांग फलन में वृद्धि कर देंगे। और समग्र मांग फलन में वृद्धि कब होगी, की मांग फलन वृद्धि होगी सी प्लस आई से हमारा ये बनता है समग्र मांग। और जब वृद्धि होगी मैंने जाना कि सी कांस्टेंट रहता है, तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर देंगे प्लस डेल्टा आई कर देंगे। डेल्टा आई करने से हमारा जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो आगे बढ़ जाएगा, समग्र मांग फलन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा जो रहता है कि समष्टि आर्थिक स्थिति के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसमें लेते हैं चौथा पॉइंट हमारा समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की। समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की ओर ले लेते हैं। मैंने कहा कि समष्टि तुलनात्मक का मतलब क्या है, दो बिंदुओं की या दो से अधिक बिंदुओं की तुलना करना। समष्टि आर्थिक इकाइयों की, समष्टि आर्थिक विश्लेषण की तुलना करना। तो ये हमारा जाना कि ई बिंदु है, ये हमारा कहलाता है समय बिंदु पर हमारा स्थितिक विश्लेषण समष्टि आर्थिक स्थिति के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि समग्र मांग फलन में वृद्धि हो जाती है। मांग फलन में वृद्धि कैसे हो जाती है, यानी कि विनियोग में वृद्धि होने से, डेल्टा आई के बढ़ने से। तो यहाँ हम देखेंगे डेल्टा आई, यानी कि इधर हमारे ले रखा है यहाँ डेल्टा आई हमने बढ़ा दिया, इसके समान नंबर ये आगे बढ़ जाएगा, ये ले लो। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ डेल्टा आई इसे यहाँ पहुँच कर E1 बिंदु पर, ये इसको y मान लेते हैं, इसको y वन ले लेते हैं, ये E और E1 हो गया बिंदु। और हमारा ये जो फंक्शन आ गया यहाँ पर, ये फलन की डिमांड फंक्शन डैश, यानी कि ये पहले वाला था और ये बाद वन समग्र मांग फलन में वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी कि समग्र मांग फलन में वृद्धि, मैंने कहा कि तुलना जो हम करते हैं, कंपेयर जो करते हैं समष्टि आर्थिक क्रिया का, जो समष्टि आर्थिक साम्य का, संतुलन का, हम दो या दो से अधिक बिंदुओं की तुलना करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट था ई बिंदु था, तो मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमने व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत लिया था कि किस प्रकार से मांग में वृद्धि होने से साम्य बिंदु बदल जाता है, कीमत और मांग में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, कीमत में का अध्ययन किया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम लेंगे कि किस प्रकार से समग्र मांग फलन के अंतर्गत, यानी कि डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से, विनियोग में वृद्धि होने से, ध्यान रखिए विनियोग में वृद्धि होने से किस प्रकार से आय में कई गुना वृद्धि होती है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिए आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से डेल्टा आई विनियोग में वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, गुणक कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया कि डेल्टा आई विनियोग में वृद्धि होने से आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना अध्ययन कर रहे हैं कि विनियोग में वृद्धि हो गई। विनियोग में वृद्धि होने से समग्र मांग फलन जो हमारा था, पहले ए बी सी प्लस आई वाला वक्र था, ए डी एफ एरी के डिमांड फंक्शन, अब ये बढ़कर एरी के डिमांड फंक्शन 1 हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया, बराबर सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। क्योंकि डेल्टा आई में वृद्धि हो गई, तो डेल्टा आई बढ़ने से हालांकि जो इस समग्र पूर्ति फलन को E1 बिंदु पर काट रहा है, अब समग्र मांग फलन में जो वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो आगे बढ़ गया, ऊपर हो गया, डेल्टा आई में वृद्धि होने से, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से, विनियोग में वृद्धि होने से जो आगे बढ़ गया, तो इस कारण से हमारा संतुलन का बिंदु साम्य बिंदु है जो हमारा ई से बढ़कर E1 पर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा संतुलन बिंदु E1 पर हो गया। तो मैंने कहा कि दो संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन, समष्टि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत दो संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन करना ही समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के नाम से जानी जाती है। जिसके अंतर्गत हम तुलना किस बात की करेंगे, हम तुलना ये करेंगे कि ई बिंदु पर राष्ट्रीय आय कितनी थी। ठीक है, और E1 बिंदु जो हमको नया संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ है समग्र मांग फलन में वृद्धि होने से, जो हमारे विनियोग में वृद्धि होने से एरी के डिमांड फंक्शन पर आगे बढ़ गया, तो इससे इस E1 बिंदु पर राष्ट्रीय आय कितनी थी, कितनी बढ़ गई, इस बात इन दोनों बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन करना ही समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के नाम से जानते हैं। यानी कि समष्टि जो प्रायोगिक है, उस समष्टि प्रायोगिक के अंतर्गत ध्यान रखिए आप, हम इस ई और E1 बिंदु जो हमारा है, इस E1 और E1 बिंदु का प्रक्रिया पथ का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे इकोनॉमी कैसे ई से E1 पर पहुंचती है। ध्यान रखिए, यानी कि आगे जब मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर के अंतर्गत उसमें इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे इसी चीज़ को, यानी कि यही हमारा डायग्राम रहेगा। और यहाँ वहाँ संख्यात्मक उदाहरण लेकर, हमने एक तालिका लेकर
हम विनियोग में वृद्धि करेंगे और विनियोग में वृद्धि करने से आय में किस प्रकार से वृद्धि होती है, यानी कि आय में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो उसका हम इक्वेशन के द्वारा, टेबल के द्वारा, तालिका के द्वारा, डायग्राम के द्वारा अध्ययन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ हमको केवल सिर्फ इतना देखना है कि समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत किस प्रकार से ई और E1 बिंदु हमें प्राप्त हुए। ठीक है, और इसे अर्थव्यवस्था E1 पर कैसे पहुंची। ठीक है, और इस E1 और E1 बिंदु का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा जब हम प्रायोगिक विश्लेषण करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे प्रायोगिक विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस। उस प्रायोगिक विश्लेषण में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि उस प्रायोगिक विश्लेषण में हम ये पढ़ेंगे कि सतत अध्ययन करना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अलग करेंगे, व्यष्टि आर्थिक क्रियाओं का, अर्थात तो वहाँ पर मांग और पूर्ति का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण क्या होता है वहाँ उसका अध्ययन ध्यान रखिए हम दो प्रकार से करेंगे। एक मकड़ जाल के द्वारा, मकड़ जाल इसका नाम से विदित है, मकड़ी जैसे जाल बनेगा, स्थिर मकड़ जाल, और एक अस्थिर मकड़ जाल। स्थिर मकड़ जाल किसे कहते हैं, संतुलन एक बार भंग होने के बाद वैसे वापस आता है कि नहीं आता है। अस्थिर मकड़ जाल किसे कहते हैं, संतुलन भंग होने पर क्या स्थिति आती है। इन दोनों डायग्रामों का अलग अलग अध्ययन करना, ध्यान रखिए, स्थिर मकड़ जाल और अस्थिर मकड़ जाल। इनके द्वारा हम समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, और समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत हम जो हमारा यही राष्ट्रीय की प्रक्रिया है, यानी कि ई और E1 बिंदु हमें जो प्राप्त हुए थे, इस ई बिंदु पर राष्ट्रीय कितनी थी और E1 बिंदु पर राष्ट्रीय कितनी थी, तो ई से E1 पर राष्ट्रीय किस रेशो से बढ़ी, किस प्रक्रिया पथ से बढ़ी, किस रास्ते से बढ़ी, कितनी बढ़ी, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई, कैसे कैसे आय में वृद्धि हुई, और हम ई से E1 पर कैसे पहुँचे, इस प्रक्रिया पथ का अध्ययन हम डायग्रामेटिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन से पढ़ेंगे, इसको टेबल से पढ़ेंगे, आंकड़ों का एग्जाम्पल लेके भी हम इसका अध्ययन करेंगे, और ये अध्ययन हम प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत हम करेंगे डिटेल से, यानी कि ये हमारा स्थितिक विश्लेषण है। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार हम बिल्कुल ईजी है, आसान है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रायोगिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।